friends, welcome on Europedia, and this particular video is related to a very important topic from environmental engineering, and that is environmental impact assessment. जितने भी एग्जाम्स तुम्हारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, और बहुत से एग्जाम्स आते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, पब्लिक सेक्टर में बहुत से एग्जाम्स हैं. तो जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस इज रिक्वायर्ड, उसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड यू शुड डू दैट. अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एग्ज़ाम लिया था, अभी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम आने वाला है मेंस, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक बहुत बड़ा सोर्स है आपको जॉब्स के लिए, एनवायरमेंटल बैकग्राउंड के लिए. अगर आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है या सिविल इंजीनियर हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और ये टॉपिक्स जरूर कवर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. और यूरोपीडिया ईसीपी के ऊपर हमने रेगुलर उसके वीडियोस, एनवायरनमेंट से रिलेटेड वीडियोस डाल रखे हैं, कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, आप इनको रिवाइज करो फ्रेंड्स. और ये जॉब्स आती रहती हैं, लेकिन जब जॉब नोटिफिकेशन आता है तब तक आपकी तैयारी हो जानी चाहिए. नोटिफिकेशन के बाद तैयारी स्टार्ट करोगे, प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, इसलिए मेरा एडवाइस है आप इसको साथ साथ प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है, इसको समझने की ट्राई करते हैं, ये टॉपिक के थ्रू हम अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं. सबसे पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये टर्म है क्या, इसका आपको आइडिया होना चाहिए. और हम लोग टॉपिक जो करेंगे तो प्री और मेंस दोनों के हिसाब से करेंगे. दैट मींस व्हाट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड व्हाट क्वेश्चन इन द सब्जेक्टिव एग्जाम कैन बी आस्क्ड. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको EIA करके लिखते हैं, राइट. So first the definition should come from the very reputed organization, that is United Nations Environmental Program of UN. So UNEP इसका क्या definition देता है, और आपको यही definition याद करनी पड़ेगी. So environmental impact assessment एक tool है जो environmental, social और economic impacts किसी भी प्रोजेक्ट के before decision making चेक करता है. अब इसमें इस definition में दो तीन चीज आप नोट करो फ्रेंड्स. एक तो ये है कि ये एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक, ये तीन टर्म्स हैं. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट किसी प्रोजेक्ट का. आपने कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उससे पहले, बिफोर द प्रोजेक्ट इवन स्टार्ट्स, और आपने वो प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करना है तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा. ये तीन इम्पैक्ट्स को हम चेक करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में. नाम में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, लेकिन जब तुम असेसमेंट करना लगते हो तो तुम तीन वर्टिकल में करते हो, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल. ये तीन एस्पेक्ट में तुम करते हो, और बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स, या आपने डिसीजन लेना है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, उससे पहले किया जाता है. एक बार एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, बाद में मैं डिस्कस करूंगा कौन से लॉज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से लॉज बनाए हैं, और क्या तरीका है, कौन सा बॉडी है जो इसको EIA को करवाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और कुछ डेफिनेशन, ये इवेल्युएट करता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट. और प्रोजेक्ट क्या होते हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं. सो इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन द इंटररिलेशनशिप बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, ह्यूमन इम्पैक्ट्स. ये सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों को डिस्कस करते हैं इसमें. और ये आपका प्री प्लानिंग स्टेज में होता है. ये जो मैंने लाल रंग से फ्रेंड्स लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आपको जरूर याद करना है. प्री प्लानिंग, बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स, ये टर्मिनोलॉजीज आपको करनी है, बिकॉज प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही इसको किया जाता है. अभी देखो ध्यान से, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जब इसका डेफिनेशन दिया तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज को मेंशन किया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट. अगर हमें, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का, लेट्स से मशीनिंग प्रोसेस, और हमें ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है. ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग मींस ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जिसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ना हो. अगर मेरे को कुछ स्टार्ट करना है तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड सोशल इम्पैक्ट को मैं चेक करूंगा, उसके बाद प्रोजेक्ट को गो हेड दूंगा. तो ये बेसिकली जो तीन टर्म्स हैं ये आपको याद करनी. तो इस डायग्राम का मतलब क्या है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जो इसका डेफिनेशन दिया है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, उसमें ये तीन चीजों को फोकस करना है, सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल. और ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब वो पेपर चेक करने लगेगा तो ये तीन चीज आपसे चाहेगा. प्लस कुछ डायग्राम्स ऐसे, जैसे ये डायग्राम है, इसको बनाना बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. आप ये डायग्राम्स बनाते तो हो, पाई चार्ट वगैरह आपने कई बार बनाया है, तो ये सर्कल बना दिया, और बीच में जो ओवरलैपिंग है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है. तीन सर्कल आप देख रहे हो, इनका जो ओवरलैपिंग पार्ट है जहां पे मशीनिंग लिखा हुआ, इवेंचुअली दैट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट.
आगे चलते हैं। अब इसमें इसकी इवोल्यूशन क्या था, हिस्ट्री क्या है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि 20th सेंचुरी का 1900s जिसमें इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा जो इनोवेशन है, पॉलिसी इनोवेशन, वो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड है। मतलब ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट करता चला गया। आप जानते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 19th सेंचुरी में, समवेयर 1850 के आसपास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ लंदन से, जिसमें हमने मशीन्स के थ्रू चीजों को बनाना स्टार्ट किया। पहले हाथ से बनाते थे, फिर मशीन्स से बनाना स्टार्ट किया। अब जैसे से आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो एनवायरमेंटल कहीं ना कहीं उसके थ्रू इंपैक्ट हुआ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ। अब लोगों को लगा कि भाई एनवायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है, जब भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो डेवलपमेंट इज गोइंग अगेंस्ट एनवायरनमेंट। तो नॉट ओनली एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट का इंपैक्ट सोशियो इकोनॉमिक लाइफ पे पड़ा। लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गया। जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले तो गांव में बैठ के बातें करते थे, अब इतने बिजी हो गए तो मैं बात करने का टाइम नहीं है, तो अपने पेरेंट्स के साथ बात करने का टाइम नहीं है। सो ये सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट है उस सारे के सारे चीज का। तो फिर क्या हुआ 20th सेंचुरी में, 1900s में अलग अलग कंट्रीज ने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करें, और उन्होंने लॉज बनाना स्टार्ट किया। तो इवोल्यूशन का मतलब कि हमने सबसे पहले एनवायरनमेंट की बात कब स्टार्ट की, हमें कब लगा कि एनवायरनमेंट जो है वो हमें प्रोटेक्ट करना है। अर्थ समिट बहुत लेट हुआ 1992, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग की बात की। तब तक तो बहुत लास्ट स्टेज हो चुकी थी एनवायरमेंटल इंपैक्ट की। लेकिन 1900s में शुरू में बातें होना स्टार्ट हुआ तो यूएस ने सबसे पहले लॉ बनाया जिसको नेपा लॉ बोलते हैं। नेपा बना था 1969 में, और ये है नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट। तो अगर हमसे कोई पूछे कौन सी कंट्री ने सबसे पहले लॉ बनाया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो यूएस था, जिसने 1969 में लॉ बनाया। उसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज ने तो फॉलो किया, डेवलपिंग कंट्रीज ने फॉलो करना स्टार्ट किया, और दो कंट्रीज का नाम बहुत ज्यादा आता है, दैट इज कोलंबिया और फिलीपींस, जिन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज थी लेकिन जिन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। अगर मैं इंडिया की बात करूं, हाँ, और वर्ल्ड बैंक और इंडिया, अब इसमें दो डाटा और आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम या वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक भी यूनाइटेड नेशन का ही एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अलग है, वर्ल्ड बैंक अलग है। वर्ल्ड बैंक बहुत सी कंट्रीज को सॉफ्ट लोन देता है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए। तो वर्ल्ड बैंक ने जो एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट था वो 1989 में इंट्रोड्यूस किया। मतलब आपने सुना होगा इंडिया में ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक ने स्पॉन्सर किया है, ये प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है। तो वर्ल्ड बैंक पैसा तभी देता है अगर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट उस प्रोजेक्ट का किया जा चुका है, ऑलरेडी हुआ है, तो वर्ल्ड बैंक पैसा देगा। तो वर्ल्ड बैंक ने सारा काम स्टार्ट किया 1989 में। फिर इंडिया ने, आप जानते हैं आज हम नीति आयोग की बात करते हैं, लेकिन पहले जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई 2004 में, तो उससे पहले जो था वो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। शुरू से था प्लानिंग कमीशन, आई थिंक 1950 में क्रिएट हुआ था बाय कैबिनेट रेजोल्यूशन। तो प्लानिंग कमीशन 5 साल के लिए आपका 5 ईयर प्लान्स बनाते थे। अब यूपीए गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट के बाद फिर जब जैसे बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट आई 2004 से लेके 2014 में, सॉरी नॉट 4, 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जब आई तो उसके बाद से इसका नाम चेंज कर के नीति आयोग कर दिया गया। तो प्लानिंग कमीशन जो पहले होता था, अर्लियर अवतार ऑफ नीति आयोग, 1978-79 में उन्होंने रिवर वैली प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने के लिए, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स मतलब अगर कोई रिवर है उसके ऊपर हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना है या अपने उसको पानी रोकना है, जो भी है, तो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की क्लियरेंस के लिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट सबसे पहले स्टार्ट हुआ इंडिया में। ये कुछ इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स जो आपको पता होनी चाहिए। इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? 1978-79 एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के ऊपर बात करना हमने स्टार्ट किया। फिर कौन कौन से लॉज है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको बताऊंगा, जो इंडिया में भी इंप्लीमेंट होते हैं। 2020 है या 2006 है, क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन ये सारे का सारा जो इवोल्यूशन था वो इस तरीके से स्टार्ट हुआ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जो इंफॉर्मेशन है आपको पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के हैं कि हम इवेल्युएट करें कि क्या क्या इंपैक्ट है किसी भी प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट एक्टिविटीज का, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट क्या है। ये 3 टर्म्स मैंने आपको बताई। ये आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की डेफिनेशन जो है EIA की उसमें मेंशन है, तो आपको याद होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो कि क्या एनवायरमेंटल कंसीक्वेंस होंगे जो तुम प्रोजेक्ट बनाने वाले हो। एनवायरमेंटल साउंड या सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो कैसे किया जा सकता है। और ये जो एक इमेज है, ये जो एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के? एनवायरमेंटल फ्रेंडली सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए,
और इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल इम्पैक्ट क्या है किसी भी प्रोजेक्ट के, और क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, अल्टरनेट क्या हो सकता है, और हमारे पास एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसकी सारी डिटेल रिपोर्ट आप हमारे पास दो। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो जो प्रोजेक्ट करने वाली बॉडी है उसको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ती है, जिसमें वो सारा कुछ मेंशन करता है कि अगर मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो उसका ये इम्पैक्ट हो सकता है, ये उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स हो सकते हैं, वो सारे के सारा उसको बताते हैं। और अगर कोई नेगेटिव है, देखो डेवलपमेंट जब भी करोगे तो नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा। जैसे अगर कोई हाईवे बन रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या सेंट्रल पीडब्ल्यूडी जब किसी जंगल में से हाईवे को लेके जाएगा सपोज, तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट तो होगा ही उसका, आप ट्रीज कट करोगे, लेकिन उसको मिटिगेट कैसे करना है और उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, आपको ये भी लिखना पड़ता है कि ये जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इसमें इतने ट्रीज कटेंगे, तो फिर वो पूछेगा कि इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, कहीं और से हाईवे निकाल सकते हैं क्या, फ्लाईओवर बना सकते हैं क्या, ट्रीज को बिना कट किए कुछ कर सकते हैं क्या, तो इसका और अल्टरनेट क्या हो सकता है, मिटिगेट क्या हो सकता है, वो आपको बताता है। अब फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जितना हमने पढ़ा उसके बेस पे क्या क्वेश्चन बनते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर आप इसका आंसर लगा सकते हो। कौन से एस्पेक्ट डेवलपमेंट के कंसीडर किए जाते हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में एज पर द डेफिनेशन ऑफ EIA ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो क्या क्या किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया 3 टर्म्स याद करनी है, सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, और तो आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी कंट्री पहली कंट्री थी जिसने लॉ बनाया एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, जिसका नाम था नेपा, नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये पहली पॉलिसी एक्ट, सॉरी, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट। तो इसका पहला कंट्री कौन सा था, वो यूएसए था। कौन से ईयर में इंडिया में जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है वो स्टार्ट हुआ, तो इसका आंसर है 1978-79 बाय नीति आयोग। एज पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कौन सा डेफिनेशन है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का, देखते तो क्या है। तो टूल टू आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग, ए इज द आंसर फॉर दैट। क्या ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। So all of the above, right? Okay, now this one is a very important slide. Environmental impact assessment process, steps क्या है, कौन से स्टेप्स हैं जो environmental impact assessment में फॉलो किए जाते हैं। environmental impact assessment किस तरीके से चलता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। ये चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का जो स्टेप है वो स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि आप पूरी असेसमेंट करते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। हर प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करवाना पड़ता, तो स्क्रीनिंग में आप ये देखते हो कि क्या इस प्रोजेक्ट को EIA की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं। मैंने आपको बताया, बाद में मैं डिस्कस करूंगा, EIA के लिए प्रोजेक्ट्स की क्लासिफिकेशन, A कैटेगरी प्रोजेक्ट, B कैटेगरी प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, तो क्या हर प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है। स्क्रीनिंग में आप ये देखते हो विच प्रोजेक्ट एक्चुअली नीड अ फुल और पार्शियल असेसमेंट, ये इस स्टेज पे आप डिसाइड करते हो। स्कोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना स्कोपिंग क्या है। स्कोपिंग का मतलब है कि कौन सा इंपैक्ट बेसिकली विच इम्पैक्ट आर नेसेसरी, जिसके ऊपर हम इस स्टेज में करते हैं, डिसाइड करते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट, इंटरनेशनल लॉ, एक्सपर्ट नॉलेज, पब्लिक एंगेजमेंट किया जाता है कि कौन सा इम्पैक्ट ऐसा है जिसके ऊपर हम असेसमेंट करें। अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है सो दैट हम इम्पैक्ट को मिनिमाइज करें, और हम अल्टरनेट डिजाइन भी इस स्टेज पे देखते हैं। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा, विच इम्पैक्ट आर नेसेसरी, मतलब कौन सा, मैंने आपको ना अलग अलग कैटेगरी का इम्पैक्ट हो सकता है, सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल। तो स्कोप में हमें देखते हैं कि इम्पैक्ट कितना होगा और क्या हम इसका कुछ अल्टरनेट देख सकते हैं और क्या हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं, वो सारे का सारा, कि क्या हम जो एडवर्स इम्पैक्ट होगा किसी प्रोजेक्ट का, क्या उस एडवर्स इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कौन सा इम्पैक्ट नेसेसरी है
जिसको हम डिसाइड करें इस स्टेज के ऊपर कि हम देखें कि ये इम्पैक्ट ज़्यादा इम्पैक्ट है। आई मीन किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट या किसी प्रोजेक्ट के बहुत से इम्पैक्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ इम्पैक्ट ऐसे हो सकते हैं जिनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको नहीं देखोगे तो ज़्यादा ज़्यादा डैमेज हो सकता है, तो आप उनको देखते हो। जैसे आप उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी स्टडी करते हो, इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन स्टडी करते हो। जैसे इंडस रिवर जो हमारा एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान के साथ, जो इंडस रिवर है जिसमें से कुछ ट्रिब्यूटरीज इंडिया को पानी जाएगा, कुछ पाकिस्तान को जाएगा। अगर आप उसके ऊपर डैम बना रहे हो तो इंटरनेशनल जो एक हमारा एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ, वर्ल्ड बैंक ने जो करवाया है, तो वो बेसिकली उससे उसको वायलेशन हो सकता है उसका। तो जब भी आपको प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप ये जरूर देखते हो कि इसका कौन सा इम्पैक्ट हो सकता है, कौन से एस्पेक्ट पे हमें फोकस करना है। वो सारे का सारा आप स्कोप के अंदर देखते हो। स्क्रीनिंग मींस करने की रिक्वायरमेंट भी है कि नहीं, स्कोप मींस कितना करने की रिक्वायरमेंट, क्या क्या करें, कौन सा एस्पेक्ट हम फोकस करें और क्या इसका और ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। फिर असेसमेंट, इवोल्यूशन ऑफ इम्पैक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स। हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि ये इम्पैक्ट को हमें देखना है, तो फिर जो प्रोजेक्ट हम प्रपोज कर रहे हैं उसको डिटेल में देखा जाता है और जो अल्टरनेटिव हैं उनको भी स्टडी किया जाता है कि अच्छा ठीक है, अब हमें एक प्रोजेक्ट तो बनाना ही है और प्रोजेक्ट हम बनाना चाहते हैं और प्रोजेक्ट बनाएंगे तो पानी रुक जाएगा पाकिस्तान का पानी रुक जाएगा, तो इसका अब अल्टरनेट क्या हो सकता है। तो स्कोपिंग में हमने देख लिया कि किस चीज पे फोकस करना है। फिर आगे हम चल रहे हैं अब असेसमेंट एंड इवोल्यूशन में कि कितना इसका डैमेज हो सकता है और हमें इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है और कौन सा अल्टरनेट हम करें। तो असेसमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ द इम्पैक्ट, कि हमारे पास इम्पैक्ट जो होगा उसका कितना इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का होगा। फिर EIA रिपोर्ट, जिसको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट भी बोलते हैं, वो बनाई जाती है। EIA रिपोर्ट क्या होती है, वो बेसिकली एक नॉन टेक्निकल टर्म्स नहीं डालते उसमें, नॉन टेक्निकल समरी होती है जो बेसिकली जनरल पब्लिक के लिए बनाई जाती है। आपको टेक्निकल पीपल के लिए नहीं होती वो। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जनरल पब्लिक को बताने के लिए कि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है। बिकॉज कहीं पे प्रोजेक्ट बनेगा तो जनरल पब्लिक एक स्टेक होल्डर होता है। आप सोचो कहीं पे आप हाइडल पावर प्लांट बना रहे हो, पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तो लोगों को भी आपको इम्पैक्ट तो होगा, लोग भी इम्पैक्ट होंगे उससे। तो उनके लिए एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट EIS बोलते हैं। उसका डिसीजन ले लिया जाता है, फेट ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिसाइडेड। जब आपने सारा कर दिया तो उसका डिसीजन ले लिया जाता है कि आपने उसको बनाना है या नहीं बनाना है, और उसका मॉनिटरिंग की जाती है, कंप्लायंस की जाती है, ऑडिटिंग की जाती है। तो ये टर्मिनोलॉजीज है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि EIA के स्टेप्स क्या हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ये स्टेप्स कुछ EIA के हैं, आपने वैसे याद रखना है। स्क्रीनिंग, फिर उसका स्कोपिंग, उसके बाद आपने असेसमेंट किया, उसके बाद आपने EIA रिपोर्ट बनाया, फिर डिसीजन मेकिंग ले लिया, उसका मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग, कंप्लायंस सारे का सारा आपने उसको स्टडी किया। तो ये स्टेप्स हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के। कुछ क्वेश्चन लगाते हैं इसके बेस पे। तो क्या करेक्ट ऑर्डर क्या है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का स्टेप्स का? तो स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, असेसमेंट, ऑडिटिंग, ए इज द आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोपिंग? स्कोपिंग होता क्या है? When project should be evaluated, which impacts are necessary to be assessed, fate of the project, which project needs to be evaluated for environmental impact। इसका आंसर है सी, कि कौन से इम्पैक्ट नेसेसरी हैं असेसमेंट करने के लिए। मैंने आपको बताया किसी प्रोजेक्ट के कई इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, तो कौन से इम्पैक्ट को हम असेसमेंट करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। Which of the following is related to environmental impact statement? ये EIA रिपोर्ट है, ये नॉन टेक्निकल होती है और जनरल पब्लिक के लिए बनाई जाती है। तो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट ये सारे ट्रूज हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग मींस प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग असेसमेंट इज आइडेंटिफाइड। स्क्रीनिंग मींस किस प्रोजेक्ट को असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। ए इज द आंसर फॉर दैट। EIA कब किया जाता है? प्रोजेक्ट से पहले, प्रोजेक्ट के बाद या ड्यूरिंग प्रोजेक्ट? EIA is done before project is implemented. Before project is implemented, EIA आपका किया जाता है। ओके, अब इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेंड्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की? हम इंपॉर्टेंस ही डिस्कस कर रहे हैं। तब से पहली बात, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए एक बहुत अच्छा टूल है ये। आप देखो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का जो डेफिनेशन है उसमें EIA को एज अ टूल बताया गया था। तो ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। दूसरा, ये गवर्नमेंट पॉलिसी है जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को बेसिकली EIA क्लियरेंस दिलवाती है
from ministry, environment ministry, before the project gets approval. तीसरा, किसी भी प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल सस्टेनेबल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर रिड्यूस द एनवायरमेंटल इंपैक्ट, एनवायरमेंटल के जो एडवर्स इंपैक्ट है उनको ये रिड्यूस करता है। उसके बाद एनवायरमेंटल इंपैक्ट इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जो लैंडस्केप है उसके ऊपर ये असेसमेंट करता है। ओवरऑल एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट को रिड्यूस करता है। एनवायरमेंट का किसी प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल कॉस्ट भी होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी होती है, उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। प्रोजेक्ट के जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की। देखो EIA रिपोर्ट्स जो इंडिया में हैं, EIA रिपोर्ट्स, उनका कुछ टर्मिनोलॉजीज और एजेंसीज हैं जो EIA से रिलेटेड हैं। ये सारी के सारी ऑर्गेनाइजेशंस EIA रिपोर्ट्स जो इंडिया में पब्लिश होती हैं उनसे रिलेटेड हैं। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग देना, कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी, इको सेंसिटिव जोन, ये सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। बट ये इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की जो रिपोर्ट है उसके साथ जुड़ी हुई आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं। अब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इंडिया में उसका सिचुएशन क्या है? एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इंडिया में स्टार्ट हमने देखा प्लानिंग कमीशन के साथ ये हुआ, रिवर वैली प्रोजेक्ट के साथ ही स्टार्ट हुआ 78-79 के अंदर। तो थोड़ा सा ईयर आप चेक कर लेना, जो पीछे लिखा है वही है। 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया जिसने EIA को लेजिस्लेटिव कर दिया कि अब स्टैट्यूटरी है, बाय लॉ तुम्हें एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा। तो ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट 1986 में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया उसके बाद से ये लीगलाइज हो गया। कुछ और लॉज हैं जैसे आपका इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये सारे के सारे रिलेटेड हैं। लेकिन हमसे कोई पूछे कि EIA एक्चुअली स्टैट्यूटरी उसने किसने इसको बनाया, तो दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो बेसिकली इसकी नोडल मिनिस्ट्री है जो इसको टेक केयर करती है, सारे के सारे नोडल एक्टिविटीज को इसमें करवाती है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जैसे मैंने आपको बताया 1986, उसमें बहुत सी कैटेगरीज हैं एनवायरमेंटल एक्टिविटीज की जो मेंशन है, उनके लिए आपको एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ता है, वो कंपलसरी है। और ये स्टार्ट मैंने बताया 78-79 में हुआ था, तो प्लानिंग कमीशन के बाद ये उसमें स्टार्ट हुआ था और अब हमें इसको करवाना पड़ता है। उसमें एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटीज होती हैं, जो एनवायरमेंटल आपका अप्रेजल कमेटीज हैं वो इन पर्टिकुलर डोमेन्स के ऊपर बनी हुई हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी इनपुट रिक्वायर्ड होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो कुछ एक्सपर्ट कमेटीज हैं जो अलग अलग सेक्टर्स के लिए बनी है, जैसे माइनिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, रिवर वैलीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए। इन अलग अलग कैटेगरीज के लिए कुछ एक्सपर्ट कमेटीज बनी हैं जो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानती हैं। जैसे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए न्यूक्लियर कमेटी बनी है जो उसके बारे में ज़्यादा जानती है। तो वो जो कमेटीज हैं वो बेसिकली एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटीज बोली जाती हैं। और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जब करवाया जाएगा तो आप इन कैटेगरीज में उस कमेटी से उसकी असेसमेंट करवाओगे। सपोज आपका प्रोजेक्ट जो है वो माइनिंग से रिलेटेड है, तो माइनिंग की जो अप्रेजल कमेटी है वो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी होगी, जिसका प्रोसीजर भी थोड़ा सा मेंशन किया गया है। एनवायरमेंटल अप्रेजल प्रोसीजर है क्या? एनवायरमेंटल अप्रेजल प्रोसीजर में क्या होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आप सबमिट करते हो तो आप एक प्रोजेक्ट अथॉरिटी बन जाते हो। आप एक प्रोजेक्ट अथॉरिटी हो, आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो, फिर आपने उस प्रोजेक्ट को सबमिट किया और उसको एक टेक्निकल स्टाफ जो है मिनिस्ट्री का उसको चेक करेगा और फिर उसको प्लेस करेगा एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी के अंदर। जो मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट की, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जो प्रोजेक्ट अथॉरिटी ने दिया उसको स्क्रीन करेगा, फिर आगे रखेगा एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी के आगे, जो हमने देखी इन कैटेगरीज की कमेटीज बनती हैं। फिर वो अप्रेजल कमेटी उसको इवेलुएट करेगी, उसका इंपैक्ट चेक करेगी, डाटा जो दिया है प्रोजेक्ट अथॉरिटी ने उसको चेक करेगी, फिर अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो साइट बेसिकली विजिलेशन करेगी, साइट विजिट करेगी। और दो तरीके का क्लियरेंस चाहिए होता है, एक साइट क्लियरेंस, एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस। साइट क्लियरेंस भी जहां ये प्रोजेक्ट बनना है क्या वहां पे जो लोकेशन है वो ठीक है कि नहीं। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया में बनते हैं हर जगह नहीं बनाए जा सकते,
क्योंकि वहाँ साइट क्लियरेंस चाहिए होती है। लोग भी कई बार एजिटेशन करते हैं, तो साइट क्लियरेंस चाहिए। साइट क्लियरेंस मिल गई, फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी चाहिए कि ठीक है साइट तो ही है, जगह तो ही है, अब यहाँ पेड़ कटेंगे कि कुछ होगा, तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी चाहिए। तो आपको देखना पड़ता है कि क्या दोनों ही क्लियरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। जहाँ साइट विजिट करनी है वहाँ वो भी करनी पड़ती है। तो एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी का ये एक्चुअली मेन प्रोसीजर होता है, इस तरीके से आगे चलता है। और अगर सब कुछ ठीक हो गया तो 90 दिन के अंदर डिसीजन कर दिया जाता है कि जब प्रोजेक्ट अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट लिखा और जब ये सैंक्शन हो गया तो 90 दिन के अंदर वो सारा हो जाता है। अब ये चीज फ्रेंड्स जो मैंने आपसे डिस्कस किया उसी की समरी है, दोबारा इसको एक बार देख लें। स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग, असेसमेंट, मिटिगेशन, डिसीजन मेकिंग, उसी तरीके से हम इसको आगे करते चले जाएंगे। मॉनिटरिंग, ये आप एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा, इसके स्टेप्स क्या हैं, तो स्टेजेस आपको पता होने चाहिए। और ये आपका जो लास्ट स्लाइड है, दिस इज किस तरीके का बेसिकली एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का क्या क्या चीज है। क्या 3 पार्ट है इसके। अर्थ साइंस मतलब प्लेनेट अर्थ, लाइफ साइंस जिसमें बायोटिक, एबायोटिक, और तीसरा सोशल साइंस जिसमें ह्यूमन, विलेज, सारा उसकी लोकेलिटी, वो सारे के सारे इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से आपका तीनों का मिला के एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एक टर्म आती है। तो ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का एक छोटा सा ब्रीफ आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आगे मैं इसके कुछ और लेक्चर लूंगा। तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। अगर आप एनवायरमेंटल जॉब्स के लिए जा रहे हैं, आप ये डॉक्यूमेंट ले लें, इनको तैयार करना स्टार्ट करें। और अगर आप एनवायरमेंटल बैकग्राउंड के हैं तो आप जरूर तैयारी स्टार्ट करें, बहुत सी जॉब्स इसमें आने वाली हैं। प्रिपेयर विद ECP, प्रिपेयर विद योरपीडिया। थैंक यू।